नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर और आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में। जी हाँ, ये उदासीनता वक्र क्या है और ये क्या बताता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है और इसको आसानी समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पर कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो क्या बताता है आखिर। लेकिन उसके भी पहले हम चलेंगे कि जो यूटिलिटी फंक्शन आपने पढ़ा था, जो मार्शल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उपयोगिता का जो कार्डिनल एनालिसिस आपने पढ़ा था, गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ा था, उसके बाद चूंकि इसमें कई विषमताएं या कहिए कि कई कठिनाइयाँ या कई दिक्कतें उत्पन्न हो गई, तो उसके बाद के जो इकोनॉमिस्ट हुए जैसे एलन हो गए, हिग्स हो गए, तो उन्होंने उस कार्डिनल अप्रोच को जो है रिजेक्ट कर दिया और वहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच को अपनाया। ऑर्डिनल अप्रोच क्रमवाचक सिद्धांत जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं उदासीनता वक्र का इन्वेंशन किसने किया था। देखिए, एक नाम है एजवर्थ का, वाई एजवर्थ है ना। 1881 में सबसे पहले उदासीनता वक्र विश्लेषण को इन्वेंटेड किया था, उसका आविष्कार किया था और उसका यूज किया था। कौन किया था? सबसे पहले उदासीनता वक्र का एजवर्थ ने 1881 में। लेकिन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जब उदासीनता वक्र विश्लेषण पढ़ते हैं तो वह नाम आता है RGD एलन और JR हिग्स का। आखिर क्या योगदान है RGD एलन और JR हिग्स का यहाँ पर, तो उसको देखते हैं। भले एजवर्थ ने जो है 1881 में उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व का आविष्कार किया या कहिए उसको बनाया, उसका कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो यूटिलिटी फंक्शन में एनालिसिस में किया, साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, यानी उसका वैज्ञानिक तरीके से यूटिलिटी एनालिसिस में प्रयोग करने का जो श्रेय है वो है RGD एलन और JR हिग्स को। किसको है? RGD एलन और JR हिग्स को। तो ये क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसको हम समझते हैं, है ना। तो उसको क्या किससे समझें, तो सबसे पहले उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं वो क्या कहता है ना। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इंडिफरेंस कर्व को समझने के पहले हम इस टेबल को देखते हैं, है ना। टेबल में जैसे मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है जो दो चीज़ों को खरीदना चाहता है, गुड्स X एंड गुड्स Y, दोनों को खरीदना चाहता है एक साथ में, और दोनों के साथ उसको क्या है कि वो दोनों को ही खरीदना चाहता है और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। तो वो अपना कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन पर वह चाहता है कि हम कमोडिटी X की 1 यूनिट खरीदें और कमोडिटी Y, गुड्स Y की जो है 20 यूनिट खरीदें, ठीक है। जितना भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो उस लेवल पर उसको। अब जितना इस लेवल पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वह एडजस्ट करना चाहता है अपने आप को, नहीं कि हम X को थोड़ा ज़्यादा करेंगे और Y को थोड़ा कम करेंगे ताकि उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम बना रहे। तो एक बी कॉम्बिनेशन वो अपने मन में सोच लेता है। दूसरा, मान लीजिए X की एक एक्स्ट्रा यूनिट लिया, 2 यूनिट, और यहाँ पर इसको Y की 5 यूनिट इन्होंने छोड़ा। देखिए, इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो एक कंज्यूमर की मस्तिष्क की उपज है। अब ये आप सोचेगा नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, उस पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर कंज्यूमर ने दूसरा ऑप्शन में क्या चुना, अगर ये ऑप्शन नहीं तो इस ऑप्शन को चूज किया कि हम X की 2 यूनिट खरीदेंगे, 2 यूनिट उपयोग करेंगे और Y की 15 यूनिट। एक और ऑप्शन दिमाग में चलो, ये कॉम्बिनेशन कुछ और उतने सेटिस्फेक्शन के लिए हम इस दोनों में से एक और कॉम्बिनेशन सोच लेते हैं। सोच लिया उन्होंने कि X की 3 यूनिट खरीदेगा और इसका जो है 11 यूनिट खरीदेगा, है ना। उसी तरह से ये डी कॉम्बिनेशन भी चूज कर लेता है, X की 1 यूनिट बढ़ा देता है और Y की यूनिट को जो है वो कम कर देता है, ठीक है। उसी तरह से E ऑप्शन भी ले लेता है। E ऑप्शन, E पर जो है वो 5 यूनिट X की और यहाँ पर जो है 6 यूनिट Y की यूज करता है। और चाहेंगे तो ऑप्शन और ले सकते हैं आप, और भी ये एग्जाम्पल इसका नीचे भी बढ़ा सकते हैं, आपके मन पर बताएंगे वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए एक और ऑप्शन सोचा था, चलो F यूनिट भी चूज करते हैं, F कॉम्बिनेशन में कि हम X को 6 कर देते हैं और इसको जो है 5 कर देते हैं, ठीक है।
ये कॉम्बिनेशन क्या है, इस कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फेक्शन लेवल उसको कितना है, जितना यहां पर है उतना यहां सेटिस्फेक्शन, उतना यहां सेटिस्फेक्शन, उतना यहां सेटिस्फेक्शन का लेवल, उतना यहां, सारे पर कॉम्बिनेशन पर कितना सेटिस्फेक्शन उसको मिलना है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलना है। तो यहां पर क्या है, देखिए इस कंज्यूमर के पास, इस उपभोक्ता के पास कई A B C D E F कई कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन में x और y की जो मात्रा है वो चेंज हुआ है ना। x एक तरफ x बढ़ी, x की मात्रा बढ़ी है तो यह y की मात्रा घटी है। ऐसा कंज्यूमर ने क्यों किया कि उन्होंने सोचा कि हमको अगर इस लेवल, ये कॉम्बिनेशन लेवल के बराबर ही सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हम कितनी मात्रा में x को बढ़ा दें और y को कितना कम कर दें। तो उन्होंने सोच करके ये ऑप्शन बनाया। तो इन सारे ऑप्शन से उसको क्या मिलता है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या क्या है। जैसे हम अगर आपको दिखाना चाहेंगे, ए कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें यहाँ पर इसको, तो यहाँ x की 1 यूनिट है, y की 20 यूनिट है ना। यहाँ पर x की 2 यूनिट और y की 15 यूनिट। यहाँ अगर देखेंगे तो x की 3 यूनिट, y की 11 यूनिट। यहाँ अगर देखेंगे x की 4 यूनिट और y की 8 यूनिट। उसी तरह यहाँ देख लीजिए x की 5 यूनिट और y की 6 यूनिट। यहाँ हम देखें तो x की 6, y की 5, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन उसका जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जब है तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, जितना सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पर है उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ और उतना यहाँ। हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन उसको क्या है, सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, x की मात्रा और y की मात्रा। यानी कॉम्बिनेशन जो है A B C D E और F, वहां पर हर एक कॉम्बिनेशन पर x और y की मात्रा जो है चेंज हो गई है। लेकिन वहां क्या है, कंज्यूमर वह पूरी तरह से न्यूट्रल है कि किस कॉम्बिनेशन को चूज करें, क्योंकि सारे सेटिस्फेक्शन उसको सेम मिलना है। हम बताएंगे कि किस कॉम्बिनेशन को इसमें से चूज करेगा। देखिए ये कंज्यूमर के मस्तिष्क की उपज है, ये मानसिक उपज है ना। ये क्या है, कंज्यूमर की मानसिक उपज है। वो सोच लेता है कि आज बाजार जाएंगे तो क्या खरीदेंगे भाई, चलो 2 किलो भिंडी खरीद लेंगे, 4 किलो परवल खरीद लेंगे, या महंगा मिला तो क्या करेगा भाई, तो दोनों कॉम्बिनेशन को बदल ले। क्यों बदलना चाहा कंज्यूमर, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसको वहां सेम मिलना है ना। तो अब क्या करेंगे, इसी के आधार पर हम ग्राफ बनाते हैं। अब क्या है कि अब इस टेबल जो आपने अभी देखा कि एक कॉम्बिनेशन पर x 1 है, y 20 है, b कॉम्बिनेशन पर 102 है, y 15 है, c कॉम्बिनेशन पर 3 और 11 है, d कॉम्बिनेशन पर 4 8 है, e पर 5 6 और 6, f पर 6 और 5 कॉम्बिनेशन है। इसको एकदम एग्जैक्ट आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह का कर्व मिलेगा। कैसा कर्व मिलेगा, जो अभी बना रहे हैं देखिएगा कर्व को, है ना। जरा सा इसको हम सीधा कर लें थोड़ा सा, है ना। ये एग्जैक्ट हम बनाते हैं ग्राफ, है ना। x एकदम जरा सा सीधा बना लेते हैं, है ना। और यहाँ पर y है, यहाँ पर हम x गुड्स को रखते हैं, किस पर, x एक्सिस पर, और यहाँ पर y गुड्स को रखते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल में x और a और b को, c d e f जो कॉम्बिनेशन है, उसको अगर आप इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा आपका IC। इसका क्या नाम देंगे, IC। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का बनेगा, हो सकता है आपका थोड़ा ये ऐसे ज़्यादा हो या कम हो। देखिए जब इस तरह का ग्राफ बनता है तो इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। लेकिन देखिए क्या है, यहाँ अलग अलग पॉइंट पर यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे A B C D E F। मान लीजिए A B C D E और F है, ये अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये x की 1 यूनिट है ना। थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जब आप बनाइएगा तो वहाँ पर आपका सीधा बनेगा, है ना। b पर जो है, b पर आपका उसी तरह C D E F, ये जो पॉइंट अलग अलग पॉइंट है,
है ना। इस पॉइंट पर हम लोग जब बनाएंगे तो ये क्या होता है कि एमआर, क्योंकि ये जो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर क्या है, ए पर क्या है x1 है, y कितना है 20 है, b पर क्या है x2 है, y 15 है ना, c पर क्या है 3x है, y 11 है, d पर उसी तरह से x4 है, y 8 है, e पर है 5x है और ये 6y है, f पर जो है 6x है और कितना है 5y। भले अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग या कहिए कॉम्बिनेशन पर जो है x और y की मात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा कंज्यूमर को, सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा जी, कितना मिलेगा, हर एक पॉइंट पर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना किसी पॉइंट पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना किसी पॉइंट पर कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जो भी पॉइंट है ना, उस पर सेटिस्फेक्शन कितना मिलना है, सेम मिलना है, चाहे आप इस पॉइंट पर रहिए ए पर या बी पर या सी या डी या ई या एफ पर, किसी भी पॉइंट पर रहिएगा सेटिस्फेक्शन कितना मिलना है, बराबर मिलना है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, एक्स की और वाई की मात्रा चेंज हुआ है। देखिए तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, समान संतुष्टि स्तर, यहाँ 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 या यहाँ, है ना, क्या बताएगा, समान संतुष्टि स्तर बताएगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। तो अब इसको डिफाइन कीजिए कि कैसे डिफाइन करेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगा। पहला देखिए क्या बताया, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्या बताया, सेटिस्फेक्शन का इक्वल लेवल, और क्या यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ कई कॉम्बिनेशन है ना, तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन, एक्स एंड वाई गुड्स का, किसका किसका, एक्स एंड वाई गुड्स का। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए डिफाइन करना बिल्कुल आसान है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो डिफाइन करने के लिए उस ग्राफ को देखना है हमको, और उस ग्राफ को देखकर ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब याद कीजिएगा तो याद करना आसान नहीं होगा, आपके लिए याद करना डिफिकल्ट होगा, है ना। और जब आप समझ चुके हैं तो उसको लिखना या उसको फिर डिफाइन करना आसान है। तो यहाँ पर क्या क्या है, पहले उस चीज को लिख लेना है, उसके बाद इसको डिफाइन करना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा। बताइए क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, ए बी सी डी ई एफ पॉइंट पर क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल लेवल है सेटिस्फेक्शन का, है ना, सेटिस्फेक्शन का इक्वल लेवल है। चलिए पहला चीज, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ क्या है, कई कॉम्बिनेशन है, वेरियस कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई का, दो गुड्स का क्या है, कई संयोग है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को किसका, तो यहाँ पर लिखना है एक उदासीनता वक्र, है ना, क्या लिखना है, एक उदासीनता वक्र, जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं शॉर्ट में, आईसी वक्र, है ना, दो वस्तुओं कौन कौन वस्तु है, किसी का पार्टिकुलर नाम तो नहीं है, एक्स और वाई के कितना कॉम्बिनेशन है, कई कॉम्बिनेशन है, विभिन्न संयोगों को बताता है, कई कॉम्बिनेशन है, विभिन्न संयोगों को बताता है ना, जहां उपभोक्ता को क्या मिलता है, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, समान संतुष्टि सेटिस्फेक्शन, इसको कहते हैं इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना, सेटिस्फेक्शन, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। कहिए आप इस तरह से आपको डिफाइन है, दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे दूसरे तरीके से, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ तो क्या लिखेंगे, उदासीनता वक्र, यहां शुरू करते हैं हम लोग,
उदासीनता वक्र दो ही वस्तु है ना, दो से ज्यादा पर काम नहीं करेगा। x तथा y के उन विभिन्न संयोगों को बताता है, उन विभिन्न, है ना, संयोगों को प्रदर्शित करता है या बताता है जो उन विभिन्न संयोगों को बताता है जहां संतुष्टि का समान स्तर होता है, जहां संतुष्टि का या समान संतुष्टि प्राप्त होती है। किसको भाई? उपभोक्ता को। जहां उपभोक्ता समान संतुष्टि स्तर को प्राप्त करता है ना। तो बिना डिफाइन परिभाषा याद किया अपने से डिफाइन कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से और ये ग्राफ के माध्यम से। पहले चार्ट बना लेना है, उसके बाद ग्राफ बना लेना है ना। अब हम चलेंगे, चूंकि ये इंडिफरेंस कर्व है, अब हम चलेंगे इसकी विशेषताओं पर कि इसकी विशेषता क्या है। कि इंडिफरेंस कर्व जो हो गया हमारा, ये क्या है। अब देखेंगे भाई इंडिफरेंस कर्व अगर इस तरह से इसी तरह का क्यों हुआ, इन सब बातों पर भी चलेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं पर। लेकिन विशेषताओं को देखने के पहले हम उसके एजम्पशंस को देखते हैं। एजम्पशन क्या होता है? वो टर्म एंड कंडीशन होता है। टर्म एंड कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, है ना, या कोई ऐप को डाउनलोड किया, तो उसको ऑपरेट करने के पहले, उसको चलाने के पहले उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसको आपको अलाउ करना होता है। यदि उसके टर्म कंडीशन को अलाउ नहीं कीजिएगा तो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में काम नहीं करेगा। उसी तरह से इकोनॉमिक्स थ्योरी में जो है जितने भी थ्योरी हैं लगभग सभी के एजम्पशन है, और उसी एजम्पशन पर वो फिट बैठते हैं, अदरवाइज वो फिट नहीं बैठेंगे। वो एजम्पशन क्या है? रेशनल, पहला है रेशनल कंज्यूमर, यानी ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर है हमारा, जो उपभोक्ता है, वो समझदार है कि वह एक्स और वाई के किस कॉम्बिनेशन को बनाएगा कि उसको सेटिस्फेक्शन समान मिलेगा। दूसरा ऑर्डिनल व्यू पॉइंट या ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कहिए। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कि किसको वो प्रेफरेंस देगा, फर्स्ट को प्रेफरेंस देगा, सेकंड को प्रेफरेंस देगा कि थर्ड को, किसको प्रेफरेंस देगा। उसके बाद है डिमिनिशिंग एमआरएस। ये एमआरएस क्या है? देखिए एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। ये क्या हो गया? ये हो गया एमआरएस एक्स फॉर वाई। हम बताएंगे ये क्या होता है, अभी बताते हैं इसको। इसको समझने के पहले ये इसको हम देख लेते हैं दोनों को। देखिए एक है ट्रांजिटिविटी। वो ट्रांजिटिविटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर ए को बी से ज़्यादा प्रीफर करता है और बी को सी से ज़्यादा प्रीफर करता है ना। तो कंज्यूमर क्या करेगा? ए को सी से ज़्यादा प्रीफर करेगा, यही है ट्रांजिटिविटी। और उसके बाद है होमोजीनस प्रोडक्ट। होमोजीनस मतलब तो सारी वस्तुएं जिसका कंजम्पशन कर रहा है एक्स का, तो सारी एक्स की वस्तुएं एक जैसी हैं, वाई वाली वस्तुएं एक जैसी हैं। अब क्या है? अब हम इस सबसे पहले यहाँ समझते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस क्या है ना। एमआरएस डिमिनिशिंग क्या है? जैसे अभी आपने कॉम्बिनेशन देखा था, कॉम्बिनेशन देखा था, और एक्स गुड्स देखा था और वाई गुड्स देखा था। अभी जो आपने एग्जाम्पल लिया था, चलते हैं उस पर और एमआरएस निकालते हैं कि एमआरएस कितना होगा, है ना। तो यहाँ क्या था? ए बी सी डी ई और एफ था, है ना। ए पर 1 और 20 था, बी पर 2 और 15, सी पर 3 और कितना था जी 11, डी पर 4 और 8, ई पर 5 और 6, और यहाँ पर 6 और 5 था, है ना। अब देखिए एमआरएस क्या होता है। एमआरएस को बताते हैं क्या होता है एमआरएस। एमआरएस एक्स फॉर वाई। देखिए ये जो एमआरएस एक्स फॉर वाई है, ये होता है कि x की एक्स्ट्रा यूनिट के लिए y को आपने कितना छोड़ा। क्या होता है? x की एक्स्ट्रा यूनिट के लिए y को आपने कितना छोड़ा, यानी y का त्याग कितना किया, किसके लिए? x के लिए, है ना। x के लिए y आपने कितना छोड़ा, तो यहां पर हम निकालेंगे x के लिए y कितना छोड़ा, तो हमको पता चलेगा एमआरएस। एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है ना। जैसे देखिए यहां से जब आप x यहां पर आए नीचे,
डेल्टा एक्स, एक्स जितना चेंज हुआ उसी कारण वाई कितना आपने छोड़ा, एक्स की एक यूनिट के लिए वाई आपने कितना छोड़ा, क्या करना, एक्स की एक यूनिट के लिए वाई कितना छोड़ा। तो यहाँ हम इसको यहाँ देखेंगे। अब हम एमआरएस कैसे निकालेंगे, यहाँ एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट कितनी है, एक है ना, और वाई का कितना छोड़ा हमने 5, तो यहाँ 5:1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई। उसी तरह यहाँ से यहाँ जब आप आए, यहाँ एक आपने एक्स छोड़ा और वाई जो है कितना छोड़ा 4, या 4:1। उसी तरह यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आए तो एक्स्ट्रा एक्स की 1 वाई की 3, तो 3:1। यहाँ से यहाँ आए तो फिर एक्स आपका चेंज हुआ एक्स 1 और वाई चेंज हुआ 2, तो 2:1। यहाँ आपने एक्स को 1 चेंज किया है, बढ़ाया है, यहाँ वाई भी 1 ही चेंज हुआ, तो 1:1। तो ये जो आप देख रहे हैं MRS x फॉर वाई को, ये वाला देख रहे हैं कि 5:4:1, 3:1, 2:1 और 1:1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अनुपात घट रहा है, तो इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग MRS। क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग MRS कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग MRS यही है कि ये जो होता है जब कंज्यूमर एक्स की एक यूनिट को बढ़ाता है तो वाई की पहले ज़्यादा यूनिट छोड़ता है, फिर एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई की कम यूनिट छोड़ता है। जैसे देखिए आप, एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कितना छोड़ा है, वाई कितना छोड़ा है 5, फिर एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई 4 छोड़ा है, एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई 3, एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई 2 और एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई 1 छोड़ा है। यानी एक्स की मात्रा जो है वो कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है, लेकिन वाई की मात्रा जो है पहले 5 छोड़ रहा है, एक्स के एक यूनिट के लिए 5 छोड़ा, फिर एक्स के एक यूनिट के लिए 4 छोड़ा, फिर देखिए एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए 3 छोड़ा, एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए इसको कितना छोड़ा 2, फिर एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई 1 छोड़ा, है ना। तो ये था हमारा डिमिनिशिंग MRS। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है उसका विशेषता क्या है ना। क्या देखेंगे, विशेषताएं कौन कौन सी है ना। सबसे पहला विशेषता देखिए कि ये नेगेटिव स्लोप का है। कैसा होता है, यह नेगेटिव स्लोप का होता है। नेगेटिव स्लोप कैसा होगा, इसको हम बना के दिखाते हैं। ये O, यहाँ पर Y, यहाँ पर X गुड्स रखते हैं, है ना, और यहाँ पर Y गुड्स को रखते हैं। ऐसी कर्व कैसा होता है, इस तरह से होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसी कर्व नेगेटिव स्लोप का क्या होता है, ये नकारात्मक रूप से ढलवा होता है, नकारात्मक रूप से ढलवा, है ना, नकारात्मक ढलवा, बाएं से दाएं। कैसा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नेगेटिव रूप से वो ढलवा होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो x की मात्रा और y की मात्रा देखिएगा, x1 लिख देते हैं इसको, y1। अब दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ लीजिए B.1, x की मात्रा और y की मात्रा, फिर यहाँ पर जो है C पॉइंट पर लेते हैं, देखिएगा इस पर y3 नाम देते हैं, इसको x3 देते हैं, A B C, 3 पॉइंट है A B C। तो आपको इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पे जब आप x की मात्रा को 1 यूनिट को आपने बढ़ाया तो कितना छोड़ा, y इतना छोड़ा, है ना। फिर अगर x की x यूनिट को बढ़ाएंगे तो फिर आपको x छोड़ना पड़ेगा, सॉरी x की बढ़ाएंगे तो y छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम x की मात्रा को बढ़ाएंगे, है ना, इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, x की मात्रा को बढ़ाएंगे तो y की मात्रा को हमको छोड़ना पड़ता है ना। तो x की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते हैं y की मात्रा छोड़नी पड़ती है, इसीलिए क्या होता है, ये नेगेटिव रूप से ढलवा होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है। ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो है हमारा, क्या है, हाँ, वो हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, एक तो देखा नेगेटिव ढलवा होता है, क्यों होता है भाई, कि x की मात्रा बढ़ाते हैं तो y को कम करना पड़ता है। दूसरा होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन,
ये क्या होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। क्या होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये उन्नतोदर क्या है ना? चलिए देखते हैं क्या है। एक्स ओ वाई, मूल बिंदु जो ओरिजिन उसका यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स के साथ ऐसा, ऐसे। अब देखेंगे तो आधा चांद की तरह दिखता है। ये कैसा दिखता है? आधा चांद की तरह दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन इसका यहाँ पर है ना? यहाँ पर हम एक्स गुड्स को रखते हैं और यहाँ पर वाई गुड्स को रखते हैं। एक्स गुड्स यहाँ, वाई गुड्स यहाँ। क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो आईसी कर्व है ये हम जैसा बना एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसका जो कर्व है इसे, है ना, ऐसे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है डेटा पर। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये जो ओरिजिन देख रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स इस तरह से होता है, कॉन्केव इसका उल्टा होता है, ठीक है। कैसा होता है? इसका उल्टा। कॉन्केव कैसा होता है बता देता हूँ जरा। कॉन्केव ऐसे होगा, ठीक है, वो कॉन्केव है। और ये क्या होगा? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स होगा तो ऐसे होगा। ऐसा क्या होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? देखिए यहाँ जो भी आपने देखा MRS x/y कितना होता है? डेल्टा y बटे डेल्टा x होता है ना? तो यहाँ पर आपने कितना देखा था पहले? 5:1, A कॉम्बिनेशन पर, B पर 4:1, C पर कितना था? 3:1, D पर कितना था? हाँ एक मिनट जरा सा, ये A पर खाली था, A पर तो खाली ही था, B पर था 5:1, C पर 4:1। अब देख लीजिए D पर कितना था? 3:1, E पर था 2:1 और F पर था 1:1 था ना जी। तो ये जो रेशियो देख रहे हैं 5:1, एक बदले में 5 छोड़ेंगे, एक के बदले में 4 छोड़ेंगे, एक के बदले में 3 छोड़ेंगे, एक के बदले में 2, एक के बदले में 1 छोड़ेंगे। तो ये अनुपात घटते गया ना जी। तो इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग, मतलब घटते जाना। क्या कहते हैं? घटते जाना, डिमिनिशिंग MRS। इसी कारण से क्या होता है कि ये जो आईसी कर्व हमारा है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इससे इस तरह से होता है, ऐसे देखिए उभरा हुआ दिखता है ना। तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर लेते हैं तो ये देखिए ये x1 दे दिए, y1 दे दिए। तो अब मान लीजिए x की इतनी यूनिट को बढ़ाते अगर हैं, इतना ही बढ़ाते हैं x की सेम यूनिट, तो देखिए y कितना छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये y2 हो गया। फिर x की सेम यूनिट को बढ़ाइए, देखिए कितना छोड़ रहे हैं आप, है ना। मान लीजिए A, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब इसको देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि जब x की आपने x की एक यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाया तो y कितना छोड़ा था? यहां से यहां तक, है ना। और फिर जब x की आपने एक्स्ट्रा यूनिट तो y कितना छोड़ा? देखिए पहले से कम छोड़ा, पहले इतना छोड़ा था, अब इतना छोड़ा, x की उतनी ही मात्रा के लिए। तो ये जैसे जैसे हम x की बढ़ाते जाएंगे y की मात्रा पहले से कम छोड़ते जाएंगे, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग MRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व हमारा वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? तीसरा इसका विशेषता जो है उसको देखते हैं। तीसरा विशेषता क्या है? जैसे मान लीजिए कई इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, है ना। इंडिफरेंस मैप उसको कहते हैं। अनेक उदासीनता वक्र हो सकते हैं, उदासीनता वक्र हो सकते हैं। कई उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए OX Y, यहाँ क्या है? X गुड्स, यहाँ क्या है? Y गुड्स। देखिए एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गया, 1 दे दीजिए। तो कई इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, इसको हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप, है ना। तटस्थता मानचित्र का कहेंगे, तटस्थता या उदासीनता मानचित्र। कई इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। ये इसकी तीसरी। और क्या है चौथी में? देखिए ये जो इंडिफरेंस कर्व, कई इंडिफरेंस कर्व है, कोई जरूरी नहीं कि वो पैरेलल ही होगा,
क्या हो गया, उदासीनता वक्र का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। 4 नंबर क्या लिखेंगे, उदासीनता वक्र है ना या तटस्थता वक्र का पैरेलल होना आवश्यक नहीं है, समांतर होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं का मतलब कि वो पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे दिखाते हैं। ओ एक्स एक्सिस और ये हमारा यहां पर क्या होगा, ओ वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस, ओ एक्स और यहाँ एक्स गुड्स को रखते हैं हम लोग, क्या रखें एक्स एक्सिस पर, एक्स गुड्स को, और यहाँ पर वाई पर वाई गुड्स को। जैसे मान लीजिए एक आईसी कर्व है, दूसरा कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल होगा, है ना, तीसरा पैरेलल हो भी सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो पैरेलल होगा इंडिफरेंस कर्व, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तब चलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व के अगले विषय। देखिए ये क्या होता है, जैसे कई उदासीनता वक्र है, कई इंडिफरेंस कर्व है ना, IC1 IC2 IC3 इंडिफरेंस मैप कहते हैं ना जी। तो जो इंडिफरेंस का जितना ऊपर होगा वो उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएगा। जैसे यहां हम क्या लिखेंगे, ऊंचा उदासीनता वक्र, ऊंचा उदासीनता वक्र उच्चतम संतुष्टि स्तर को बताएगा, उच्चतम संतुष्टि स्तर को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है उसका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा वो उतना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। एन हायर इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएगा। तो यहां देखिए IC1 क्या है, सबसे ऊपर में है, तो वो सबसे अधिक सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा। IC2 क्या है, IC1 से ऊपर है, तो IC2 IC1 से अधिक सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा। और IC3 क्या है, IC3 से IC2 नीचे है, तो IC2 जो है IC3 से कम सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल कौन बताएगा, जो सबसे ऊपर है, यानी IC3 यहाँ पर। इसके ऊपर अगर कोई रहता है IC4 तो ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता। और यहाँ सबसे कम कौन बताएगा, ये IC1, क्योंकि ये सबसे नीचे है, वो सबसे कम सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था। अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज पर। अगला प्रॉपर्टीज क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग, क्योंकि आपका कंप्लीट हो जाए। आपका चूंकि एग्जाम भी नज़दीक है, इसलिए जो है हम चाह रहे हैं जल्दी से आपका कवर कर लें। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब चलेंगे, वो प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मान लीजिए दो इंडिफरेंस कर्व है, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, काट नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि दो IC एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को काट नहीं सकता है, काट नहीं सकता है ना, काट नहीं सकता है। देखिए टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा उस बात को हम देखते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं काटेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक्स गुड्स को यहाँ पर वाई गुड्स को रखते हैं। मान लीजिए एक इंडिफरेंस कर्व IC1 है और दूसरा बना लेते हैं ऐसे IC2 जो एक दूसरे को काट रहा हो, ऐसा बना लिया आपने। ऐसा क्यों नहीं होगा वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, A नाम दे दीजिए। सबसे पहले ये बात बताइए, एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या बताएगा, इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगा जी, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएगा, है ना। जो ऊपर इंडिफरेंस कर्व है वो अधिक बताएगा सेटिस्फेक्शन लेवल को, जो नीचे है वो कम सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा, यही ना। यहाँ पर देखिए कि काटेगा तो क्या होगा, क्या करेगा, काटेगा तो क्या होगा, उस चीज को देखते हैं। ये पॉइंट पर कौन IC ऊपर है, कोई ऊपर है, यहाँ IC1 और IC2 दोनों बराबर है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, दोनों बराबर ना बताएगा जी। अब ये पॉइंट के दाहिनी तरफ देखिए IC2 ऊपर में है, तो IC2 यहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन बताएगा IC1 से, है ना।
अब ये इधर आइए, बाईं तरफ आइए, यहाँ देखिए बाईं तरफ कौन ऊपर है, IC1 ऊपर है, IC2 नीचे, तो IC1 IC2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बताएगा, यानी IC2 यहाँ पर कम सेटिस्फेक्शन बताएगा IC1 से। तो देखो भाई, कभी बराबर, कभी ज़्यादा, कभी कम सेटिस्फेक्शन लेवल बताने लगा। कब? जब हमने काट के बनाया। इसलिए क्या होगा कि दो इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटेगा, है ना। उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज क्या है कि ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी एक दूसरे को यहाँ पर जो है किसी एक्सिस को जो है वो टच नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो उसको भी देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व को, यहाँ पर यहाँ वाई गुड्स को रखते हैं, है ना, यहाँ एक्स गुड्स को रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर IC बना दिया, ऐसे किसी एक्सिस को टच कर गया, या हमने दूसरा IC बना दिया ऐसे, या वह एक्स एक्सिस को टच कर गया या वाई एक्सिस को टच किया है। तो यहाँ पर जो हमने इंडिफरेंस कर्व को पढ़ा, तो यहाँ सीधा एजम्पशन इसका है कि दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताएगा, दो वस्तुओं x तथा y के संयोग को बताता है। क्या होता है? दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना। देखिए, तो यहां पर जैसे आया तो यहां पर क्या हो गया, एक तो जीरो हो गया, तो यहां पर एक ही ना बचा जी, सिर्फ y ना बचा। या यहां पर आएगा तो क्या होगा, यहां पर x जीरो हो जाएगा, सॉरी y जीरो हो जाएगा, तो x ही बचेगा सिर्फ, जितना भी होना होगा। तो एक ही गुड से ना बचता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर हमारा वो एजम्पशन जो है वो एजम्पशन ही फेल हो जाता है। तो एजम्पशन फेल हो गया तो फिर थ्योरी किस काम का? इसीलिए कहा जाता है उसे फॉलो करने के लिए कि ये इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटे, किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगा भी नहीं, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब जो है इंडिफरेंस कर्व की जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज थी, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, वो लगभग हमने पढ़ लिया है ना। तो कुछ विशेषताएं और भी हैं, उसको भी देख लिया जाए, है ना। एक दो विशेषताएं हैं, उसको भी देखा जा सकता है, देखना चाहिए इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ते हैं। देखिए, पहले बना देते हैं दोनों ग्राफ को, उसके बाद आप बताइएगा कि ये होगा कैसा हो कि नहीं। वाई, यहाँ पर हम एक्स गुड्स को रखते हैं और यहाँ पर वाई गुड्स को रखते हैं। एक और हम बना लेते हैं यहाँ पर, उसी तरह का ग्राफ बना लेते हैं एक और, ठीक है। और यहाँ OX और OY, एक्स एक्सिस पर एक्स गुड्स को और वाई एक्सिस पर वाई गुड्स को रखते हैं। देखिए, इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं वर्टिकल, IC कर्व मान लिए हम बना लिए वर्टिकल। तो क्या ये, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस के, एक वर्टिकल बनाते हैं यहाँ पर, जो ये वर्टिकल हो गया। एक मिनट जरा सा, ये वर्टिकल IC बना लिया। क्या ऐसा IC हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल IC हो सकता है या वर्टिकल IC हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे, तो पहला IC कर्व क्या बताएगा, क्या बताएगा? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि के समान स्तर को बताएगा, उसके किसी भी पॉइंट पर रहेंगे तो। और यहाँ क्या है इंडिफरेंस कर्व में? डिमिनिशिंग MRS, कि एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक्स अगर बढ़ाते हैं तो वाई घटेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या एक बढ़ रहा है दूसरा घटा कि नहीं घटा, है ना। और उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए कंज्यूमर के पास दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिक हो जाए, या दोनों, एक वस्तु की मात्रा पहले जैसा रहे, दूसरी की मात्रा बढ़ते जाए, तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते जाएगा। जैसे मान के चलिए इस पॉइंट पर, पहला चीज देखिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर क्या है, ये एक्स वाला कितना है, 0 है, वाई की मात्रा भले इतनी है, तो पहला तो यहाँ दो गुड्स कॉम्बिनेशन नहीं बना। उसके आगे आओ, इस पॉइंट पर मान लो ए पॉइंट पर कितना एक्स कितना वाई, देखिए इतना एक्स है और इतना जो है इसका वाई है ना, एक्स और वाई एक्स इतना वाई इतना। इसके आगे चलते हैं बी पॉइंट पर देखते हैं क्या है भाई, x2 मान लेते हैं। देखिए x की मात्रा बढ़ गई, लेकिन y की मात्रा कितना है, जितना पहले था उतनी ही है। आ जाओ यहाँ भाई C पर, देखो x3
यहाँ भी x की मात्रा फिर बढ़ जाती है, लेकिन y की मात्रा उतनी ही है। हमने डिमिनिशिंग एमआरएस पढ़ा था कि अगर x बढ़ाएंगे तो y घटेगा, लेकिन यहाँ x बढ़ाने से y घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है ना, कौन y तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक तो डिमिनिशिंग एमआरएस नहीं है, दूसरा कि यहाँ पर जब a से b, b से c पर जा रहे हैं तो x की मात्रा जो है कंज्यूमर के पास बढ़ रही है। ठीक है, तो x की मात्रा बढ़ रही है, y उतना ही है। तो एक कॉम्बिनेशन से ज्यादा गुड्स का कॉम्बिनेशन है b पर, b से ज्यादा c पर, इसलिए एक से ज्यादा सेटिस्फेक्शन b पर बताएगा और b से ज्यादा सेटिस्फेक्शन c पर बताएगा। लेकिन हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या जानते हैं कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है। लेकिन अगर हम ऐसा बना देते हैं ऐसी, तो a से ज्यादा b पर, b से ज्यादा c पर सेटिस्फेक्शन बता रहा है, तो इंडिफरेंस कर्व का ये तो फिट बैठता नहीं है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। यही कहानी वर्टिकल के साथ है कि वर्टिकल पर मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ x की मात्रा है और y की मात्रा कितना है? y 0 है। तो दो कॉम्बिनेशन नहीं बना, इसको छोड़ दीजिए और आइए ऊपर a b c पर। मान लीजिए ये a है, ये b और ये c है। a पर कॉम्बिनेशन कितना है देख लीजिए इसको, y की मात्रा इतनी, x की मात्रा इतनी, सॉरी y की मात्रा इतनी, x की मात्रा इतनी। y कितना? इतना, है ना, यहाँ से यहाँ तक। x कितना? यहाँ से यहाँ तक, या कहिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए b पर, यहाँ देखिए, यहाँ x की मात्रा इतना, पहले जैसा, जितना पहले था, जितना यहाँ था, जितना यहाँ था। लेकिन y की मात्रा क्या हुआ देखिए, तो y की मात्रा यहाँ से बढ़ गई। चलिए c पर x की मात्रा तो इतनी ही है ना, x की मात्रा इतनी, लेकिन y की मात्रा बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर जो है a से ज्यादा वस्तु b पर है, b से ज्यादा c पर। जिस वस्तु का ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएगा। यहाँ a से ज्यादा सेटिस्फेक्शन b पर, अब b से ज्यादा बता रहा है c पर। लेकिन IC में हम क्या पढ़े हैं कि IC के किसी भी पॉइंट पर रहेंगे तो सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा? इक्वल मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है? अलग अलग है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो वर्टिकल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप जो है इंडिफरेंस कर्व के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब जो है, अब क्या करते हैं, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ कि उदासीनता वक्र क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कई आ सकते हैं, जैसे आपको पूछ देगा उदासीनता वक्र क्या है समझाइए, एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, इसमें क्या देगा उदासीनता वक्र की किन्हीं दो विशेषताओं, तीन विशेषताओं को लिखिए, एक दूसरा शॉर्ट। तीसरा कि भाई डिमिनिशिंग एमआरएस क्या है, इसी में से पूछ देगा शॉर्ट में और क्वेश्चन, उदासीनता वक्र की मान्यताओं को लिखें। तो एक जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, उदासीनता वक्र क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें आपके 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाते हैं। शॉर्ट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके यहाँ भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। सवाल क्या आने, इस टॉपिक से दो ही सवाल आ सकते हैं, एक उदासीनता वक्र क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। ठीक है, तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, वहां आप रहिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ही जो है वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।